चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के जो गद्यांश पद्यांश आते हैं आपके 15 नंबर के, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक के साथ। आज हमारी जो ये क्लास है, क्लास 2 है, पार्ट 2 है। इससे पहले हमने आपके लिए एक वीडियो आप लोग आपके लिए अपलोड कर दिया, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे भी आप जाके देख सकते हैं। हमने चैनल के प्लेलिस्ट में सारे के सारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। गद्यांश पद्यांश ये होती है कि आपको 15 नंबर जो मार्क्स होते हैं यहाँ पर, आप 15 नंबर को 15 मार्क्स आप आराम से यहाँ पर उठा सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा व्याकरण नहीं पूछते, ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, ज़्यादा कोई ट्रिक, इतना भी ट्रिक नहीं दिया हुआ है। आप यहाँ पे आराम से इसको 15 के 15 नंबर सीटेट में उठा सकते हैं। ये 15 नंबर आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। ऑन द स्पॉट आप उसे पढ़ेंगे और इसे पढ़ने के बाद थोड़ी सी हल्की सी अपना दिमाग इस्तेमाल करके सारे के सारे आंसर आप क्लियर कर पाएंगे। चलिए उसी के माध्यम से हम देखेंगे कि गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक के साथ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। निर्देशन 121 से 128 तक निम्न गद्यांशों का ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसके बाद हमने गद्यांश पद्यांश के प्रीवियस ईयर के वीडियो भी आपके लिए ला रहे हैं, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। सीटेट, संपूर्ण सीटेट आपके क्लियर होंगे, टेंशन करने के लिए कोई बात नहीं है। आपको मैं CDP का करा रहा हूँ, उसके बाद फिर मेरे EVS की भी हो रही है, मैथ की टेस्ट सीरीज़ आ रही है, मैथ की पेडागोजी आ रही है, जो लेक्चर वीडियोस है सारी की सारी आपको चैनल पर मिल रही है। आप आराम से चैनल पर बने रहे और धैर्य रखें और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। आपके 100% सीटेट निकल रही है। यूपी टेट के लिए हमारे जो बैच स्टार्ट हो गए, यूपी टेट के लिए आप वहाँ पर भी यूपी टेट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। संपूर्ण जगत में भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेकता में एकता स्पष्ट दिखाई देती है। कहने का अभिप्राय है यहाँ विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म के लोग निवास करते हैं। भारत में विभिन्न जातियाँ निवास करती है। मुख्य तौर पर जाति शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। सर्वप्रथम पूर्ण से पूर्ण में अर्थ, और प्रथम वर्ण में अर्थ, वर्ण के अर्थ में द्वितीय अर्थ होना चाहिए। प्रथम में वर्ण का अर्थ है, द्वितीय में जाति के अर्थ हैं, और तृतीय में समाज के वर्णों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें विभाजित किया गया है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। प्रथम भाग में ब्राह्मण, द्वितीय भाग में क्षत्रिय, तृतीय भाग में वैश्य, चतुर्थ भाग में शूद्र। ये चारों हमारे भारतीय समाज के सबसे पहले ब्राह्मण, सबसे पहले समाज वर्णों समाज के वर्णों में से एक है। ठीक है, यह विभाजन केवल मुस्लिमों तक सीमित नहीं है। यहाँ मुस्लिम, ईसाई, सिख, अन्य समुदाय के दृष्टिगत भी हैं, लेकिन इनमें धर्मों की विभिन्नता के बावजूद भारत में एकता बनी रही है। सभी धर्म के लोग यहाँ पर बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं तथा एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। यहाँ भाषाई विविधता को बावजूद सभी के मध्य संपर्क भाषा एक ही रही, यदि यद्यपि इसमें समय के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है। हमारे देश में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा के रूप में उभरी, दूसरी अरबी, फारसी, वर्तमान में हिंदी आई है। हमारे भारत देश की जहाँ तक बात करें तो सबसे पहले कौन सी आई है? संस्कृत का वर्चस्व था, उसके बाद अरबी और फारसी आई, उसके बाद अभी हिंदी वर्तमान समय में हमारे देश की मुख्य भाषा और राष्ट्रीय भाषा के तौर पर उभरी है। राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी और उर्दू को सरकार ने, राष्ट्रीय भाषा के बारे में आपको बता दूं, 17 भाषा हमारे देश के संविधान में लिखित है। यह हमारे देश के संविधान में 17 भाषाएं का उल्लेख किया गया है। ये आपको एक बात याद रखनी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में अनेक सांस्कृतिक के मेल दृष्टिगत होते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की संस्कृति निवास करती है। यहाँ सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने और धर्म को अपनाने की आज़ादी है। तो आपको पता ही होगा, ये संविधान का एक पॉइंट भी है। चलिए इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी जो पॉइंट हमने आपको कहा, इसी पॉइंट के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे, और आपको यहाँ पर 15 में से 15 मार्क्स बिल्कुल ईजी में से मिल जाएंगे, जो आपके बहुत ज़्यादा सीटेट में हेल्पफुल होंगे। ठीक है,
तो चलिए इसको डिटेल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय समाज में वर्णों को बांटा गया। भारतीय समाज में वर्णों को बांटा गया। ऑप्शन ए 4 भागों में, ऑप्शन बी 2 भागों में, ऑप्शन सी 5 भागों में, ऑप्शन सी 6 भागों में। आपको यहाँ पर ध्यान होगा कि कहीं पर 2 भाग तो था नहीं, कहीं पर 6 भाग भी नहीं थे, कहीं पर 5 भाग नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 4 भागों में दिया। कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विभिन्न देश के लोग यहाँ निवास करते हैं। आपने अगर ध्यानपूर्वक ऊपर जो गद्यांश पढ़े हैं तो आप इसका राइट आंसर नीचे बता सकते हैं। आप अपना राइट आंसर बताइए कि नीचे क्या इसका आंसर था, क्या है आपके अनुसार आंसर, कमेंट में बताइए। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत डैश डैश यहाँ पे फिल करना के लोग यहाँ निवास करते हैं। जाति के, विभिन्न जाति के, विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न धर्म के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही। बहुत सारी जाति हमारी रहती है, बहुत सारे संप्रदाय रहती है, बहुत सारे धर्म रहती है, वो तो सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत देश में धर्मों में विभिन्नता होने के बावजूद भारत देश डैश है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखना, अखंड है। ऑप्शन ए है अखंड है, ऑप्शन बी खंड है, ऑप्शन डी एकत्रित है, एकांगी, ऑप्शन डी एकत्रित है। क्या है हमारे देश? ना तो अखंड है ना ही खंड है। अखंड मतलब एक होना, एकांकी मतलब भी एक होना ही होता है, खंड मतलब टुकड़ों में होता है। हमारे यहाँ देश में क्या है? बहुत सारे विभिन्न जाति धर्म के आधार होने के बाद भी हमारे देश एकत्रित है, मतलब एक एक सूत्र में बंधा पड़ा है। हम अपने देश के लिए जीते हैं, अपने देश के लिए मरते हैं। हमारे देश पे कोई आँच आए, जो आज आ जाए, सभी जाति धर्म के लोग एक मिलकर उसकी रक्षा करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं अपने देश के। तो अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे देश में, सबसे पहले उन्होंने राज कैसे किया था? फूट डालो और राज करो का एक नीति अपनाई थी। जैसे कि सभी धर्मों को सबसे पहले बांटा, हिंदू को अलग किया, मुसलमान को अलग किया। इस आधार पे उन्होंने देश को बांट के तभी उनके देश के अन्य कई कई हिस्सों में, भागों में उन्होंने राज किया। एक समय ऐसा आया कि 75 से 80%, 75 से 80% हमारे देश में उनका राज था, जिस आधार पे फिर उसे भगाना बहुत मुश्किल हो गया था। 200 साल तक हम लोग इस आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष करते रहे। हमारे कई वीर नौसैनिक जवानों ने शहीद हुए और जेल की यातनाएं भोगी। तो बहुत सारी दिक्कत होने के बाद इसीलिए हमको क्या रहना, हर वो चीज़, हर वो समय में, हर वो हालात में, हमारे आपसी भेदभाव कितनों भी अलग क्यों नहीं है, देश के प्रति एकत्रित होना हमारी देश की पहचान बन चुकी है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जाति शब्द का प्रयोग प्रथम किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है वर्ण रूप में, ऑप्शन बी है जाति रूप में, ऑप्शन सी है रंग रूप में, ऑप्शन डी है कार्य रूप में। तो अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया? कार्य के रूप में नहीं किया गया, रंग के रूप में नहीं किया गया, जाति के रूप में नहीं किया, वर्णों के रूप में। सबसे प्रथम वर्ण है। ठीक है, हमारे देश में सबसे प्रथम जाति शब्द का प्रयोग कैसे? वर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत देश की संपूर्ण भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है तमिल, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है मगधी। तो क्या है हमारे देश में संपूर्ण भाषा? अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं है, तमिल तो बिल्कुल नहीं है, मगधी तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर हिंदी। सिंपल सी बात है, कितने इजी क्वेश्चन पूछे हैं और आराम से आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। चलिए हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पर स्वतंत्र का विलोम, मैंने विलोम पिछले भी वीडियो में बताया। विलोम मतलब होता है उल्टा। विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। विलोम मतलब उल्टा होता है। आपको उल्टा बताना है कि विलोम का उल्टा हुआ शब्द क्या होता है। परतंत्रता, ऑप्शन बी है अपतंत्रता, ऑप्शन सी है दुर्लभ, ऑप्शन सुलभ, ऑप्शन डी है दुर्लभ। तो आपकी क्या होगा? ना तो दुर्लभ होगा, ना ही सुलभ होगा, ना परतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी इज द, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभाजित का अर्थ क्या है? विभाजित का अर्थ क्या है? विभाजित का अर्थ है बांधना, विभाजित का अर्थ है बांटना, बांधना। ऑप्शन बी है बांटना, ऑप्शन सी है रखना, ऑप्शन डी है विफल। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, विभाजित का क्या अर्थ है। यहाँ पर विभाजित का अर्थ क्या होगा? विभाजित का अर्थ होगा बांधना। क्या है? बांटना नहीं होगा, रखना नहीं होगा, विफल नहीं होगा, बांधना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साक्ष्य का शुद्ध रूप है, साक्ष्य का शुद्ध मतलब सही शब्द जो लिखा जाता है वो क्या है? साक्ष्य का सही शब्द क्या है? स्वच्छ नहीं होगा, साक्ष्य नहीं होगा, सूक्ष्म नहीं होगा, साक्ष्य ऐसे लिखा जाता है। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।